नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में मॉक टेस्ट सीरीज में आज 13वां टेस्ट है। आप में से जो लोग भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एक डेली सीरीज है और इसको रेगुलर फॉलो करें। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए भी कई सारे कमेंट आ रहे हैं, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए एक मैं स्पेशल वीडियो कल आपको बनाकर अपडेट करूंगा और उसमें बताऊंगा कि किस तरह से जो है इस चैनल पर उसकी तैयारी कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से जो है कल आप उसको देखेंगे। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से विषम विकल्प का चयन करिए, यानी ऐसा विकल्प जो है जो अन्य तीनों से भिन्न हो, क्योंकि 3 शब्द इसमें एक किसी शब्द के पर्यायवाची हैं और एक उसमें से अलग है। तो चपला, दामिनी और चंचला, ये आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। ये जो है बिजली या विद्युत के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर एक विकल्प अलग है जो है मेदिनी। मेदिनी किसका पर्यायवाची होता है? मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। चपला, दामिनी और चंचला सभी विद्युत के पर्यायवाची हैं, जबकि मेदिनी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। विद्युत के पर्यायवाची बिजली, तड़ित, सौदामिनी इसके अलावा होते हैं, और पृथ्वी के भू, भूमि, अचला, अवनि, मही, इला, धरी। अगला प्रश्न, मराल, चक्रांग और कारंडव ये किसके पर्यायवाची हैं? तो मराल, चक्रांग और कारंडव जो है ये सभी जो है हंस के पर्यायवाची शब्द हैं। हंस के कुछ अन्य पर्यायवाची भी शब्द होते हैं, कलहंस, सरस्वती वाहन और हंस, ये सभी जो इसके पर्यायवाची हो गए। हाथी के पर्यायवाची जो हमारे विकल्प में दिया था, गज, मातंग, हस्ती, द्विरद, कुंजर, नाग और करी। सिंह के पर्यायवाची मृगराज, वनराज, हरिकेसरी, मृगेंद्र और शार्दुल। सर्प के पर्यायवाची अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, नाग, उरग और फड़ी। निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम निस उपसर्ग के योग से बनाया जाता है? यानी निस उपसर्ग को लगाने से किस शब्द का विलोम शब्द इसमें से बन पाएगा? तो आप देखेंगे इसमें यश, देसी और रूप, इनका जो है विलोम शब्द निस उपसर्ग से नहीं बनाया जा सकता है। निस उपसर्ग को लगाने से फल का विलोम बनता है, जो कि क्या होता है? निष्फल होता है। तो निष्फल जो है फल से बन जाएगा। उसके अलावा छल से जो है निश्छल बनता है, संदेह से निस्संदेह बनता है, ये भी जो है निस उपसर्ग लगाकर बनने वाले उदाहरण हैं। कुछ अन्य शब्द जो है जैसे यश से अपयश बनेगा, इसमें कौन सा उपसर्ग लगता है? अप लगता है। रूप से कुरूप में कु उपसर्ग लगता है। देसी से विलोम बनेगा परदेसी, इसमें पर उपसर्ग का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न, इसमें विलोम की दृष्टि से उपयुक्त में से कौन से युग्म शुद्ध हैं? यानी जो है शब्द और विलोम शब्दों के 2 जोड़े दिए हुए हैं। तो एक एक को देखते हैं। आविर्भूत का
तिरोभूत, बिल्कुल सही है विलोम की दृष्टि से। और आविर्भाव का जो है तिरोभाव, तो दोनों ही जोड़े यहाँ पर सही है। इस तरह से सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ और जो है शब्द देखते हैं जो सु, उ, आ, निह और ना उपसर्ग से बनते हैं। जैसे विरत का क्या हो जाएगा, निरत हो जाएगा। पक्ष का निष्पक्ष, सादर का निरादर, गमन का आगमन, उन्मीलन का निमीलन, सुकीर्ति का कुकीर्ति, गत का अवगत, सुमति का कुमति और डर का निडर। अगला प्रश्न, मृत घट शब्द किस वर्ग में आता है? तो मृत घट क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसी का जो है तद्भव रूप क्या होता है, मरघट होता है। ये जरूर आपने पढ़ा होगा। तो मृत घट शब्द जो है तत्सम है जिसका तद्भव रूप मरघट होता है। अगला प्रश्न, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? तो एक एक करके सारे विकल्पों को चेक करते हैं। काग का जो है तद्भव क्या होता है, काग या कौवा होता है, बिल्कुल सही है। वत्स जो है तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव बच्चा भी हो सकता है, बछड़ा भी हो सकता है, ये भी सही है। वृक्ष जो है तत्सम है, इसका तद्भव विरक और विरच दोनों ही हो सकता है। लेकिन पर्ण जो शब्द है इसका पन्ना या पत्रा नहीं होता है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव जो है पत्ता होगा। यानी पर्ण का जो है तत्सम शब्द का तद्भव पत्ता होगा। कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं तत्सम तद्भव के। सहीजन का जो है तत्सम क्या होगा, शोभांजन होगा। इसी प्रकार ससुराल का ससुराल या ससुरालय, ससुरु का स्वसुर, सवा का सपाद, सलोना का सलावण्य, सलाई का सलाका, सराध का श्राद्ध, सरसों का तत्सम क्या होगा, ससर्प, सर्वस का सर्वस्व और सरग का जो है तत्सम रूप होगा स्वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, वह जिसके लक्षण प्रकार आदि ना बताए जा सकें। तो ये एक वाक्यांश है और इस वाक्यांश के लिए हमको एक शब्द का चयन करना है। तो वह जिसके लक्षण प्रकार आदि ना बताए जा सकें उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनिर्वचनीय। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसी प्रकार के अन्य शब्द, अनुकरणीय, वह जो अनुकरण करने योग्य हो। अपरिहार, वह कारण जिसे टाला ना जा सके। अप्रत्याशित, वह जिसकी पहले से आशा ना की गई हो। अगला प्रश्न, समकालीन शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो समकालीन यानी उस काल का, यानी उसी समय में घटित होने वाला। इस अतिरिक्त जो विकल्प में अन्य ऑप्शन दिए थे तो एक ही समय से संबंधित उसको हम क्या कहेंगे, समसामयिक कहेंगे। वह जो सबको समान रूप से देखे उसके लिए एक शब्द क्या है, समदर्शी। वह फूल जो आधा खिला हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अर्धनिमीलित। वह प्रभाव जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ यानी बैक डेट से लागू होना तो उसको भूत प्रभावी या भूत लक्षी कहते हैं। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करते हैं उन्हें कवि कहते हैं। वह पुरुष जिसमें पौरुष का अभाव हो उसे स्त्रैण कहते हैं। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उसको फूलदान कहते हैं। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दे दिया जाए उस पत्र को अधिपत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा बताइए कि इसके पदान्वय में कौन सा तथ्य सही है। तो इसमें क्या है, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। अब इसमें जो है हमको वीर शब्द का जो है विश्लेषण करना है कि ये क्या क्या है। तो वीर जो है क्या गुणवाचक विशेषण है? बिल्कुल है, क्योंकि ये राम की विशेषता बता रहा है कि राम कैसे थे, वीर थे। फिर वीर क्या है, मूलावस्था है, क्योंकि ये गुणवाचक विशेषण है यानी एक विशेषण है तो ये विशेषण की मूलावस्था है, बिल्कुल सही है। फिर वीर राम के विशेष का गुण है, ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से तीनों ही कथन जो है यहाँ पर सही होंगे। नीचे दिए गए उदाहरण में वीर तथा सब शब्द विशेषण है, इनका पद परिचय निम्नलिखित है। अब पद परिचय में वीर का जो है पूरा पद परिचय देखते हैं। एक तो ये गुणवाचक विशेषण है, ये मूलावस्था विशेषण की पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है और राम विशेष के गुण का बोध कराता है। दूसरा शब्द क्या है, सब। सब क्या है, एक संख्यावाचक विशेषण है, ये भी मूलावस्था है, पुल्लिंग है और बहुवचन है।
और जो राक्षसों विशेष है उसकी संख्या का बोध कराता है। अगला प्रश्न, विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें हम विशेष कहते हैं। प्रायः यह जो है संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। विशेषण के भेद जो है तो गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं इस चार्ट से हम समझते हैं। विशेषण के 4 प्रकार के हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण या उसी को हम संकेतवाचक कहते हैं, तो ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा गुणवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण वे, तू, मैं, हैं, यानी जब सर्वनाम जो है किसी विशेषण का कार्य करे, यानी किसी शब्द की विशेषता बताए और वो विशेषण की तरह जो है वहाँ पर प्रयुक्त हो, तो जो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक हो जाएगा। संख्यावाचक जो किसी गिनती या संख्या की ओर विशेषता बताए उसकी। परिमाणवाचक जहाँ पर जो है माप, तौल, नाप के बारे में जो है विशेषता बताई जाए। और गुणवाचक जो है उसमें गुण, धर्म, रंग, दशा, काल इत्यादि का जो है गुण बताने वाले शब्द जो विशेषण की तरह कार्य करते हैं उनको गुणवाचक कहते हैं। फिर सार्वनामिक विशेषण जो है मौलिक और यौगिक होते हैं। मौलिक कौन से हो? तो हिंदी में मूल रूप से जो है आप जानते हैं, पढ़ा होगा निश्चित रूप से, कि 11 प्रकार के मूल सर्वनाम होते हैं, इन्हें ही मौलिक कहते हैं। जैसे मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, तो ये सभी सर्वनाम जो है क्या कहलाते हैं? मौलिक कहलाते हैं। और इन्हीं से जो है रूप बदल के जो सर्वनाम बनते हैं, जैसे मैं से क्या बन गया? मेरा बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। इसके बाद जो है संख्यावाचक को अगर हम भेद उसके देखें तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, यानी एक निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्द क्या हो जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। अब इसके अंतर्गत भी कैटेगरी है गणनावाचक, यानी किसी की गणना बताए 1, 2, 3, 4। क्रमवाचक जो है, उसके बाद आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। गणनावाचक में भी 2 होते हैं, एक पूर्णांक बोधक होता है, एक अपूर्णांक बोधक होता है। तो इस तरह से ये विशेषण का जो है पूरा वर्गीकरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? तो आप देख रहे हैं चरमोत्कर्ष भी गलत लिखा है, नुपुर भी गलत लिखा है और निरपराधी भी गलत है। यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन सही है, यथेष्ट। डी ऑप्शन जो है यही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बाकी में गलतियाँ क्या हैं? चरमोत्कर्ष इस तरह से था, तो चरमोत्कर्ष इस तरह से सही लिखा जाएगा। नुपुर की जगह नुपुर शब्द का प्रयोग होता है और निरपराधी की जगह निरपराध जो है वर्तनी की दृष्टि से सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक वाक्य सही है, यानी एक ही वाक्य सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो हम एक एक को पढ़ते हैं। वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें कई सारी गलतियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से लगा गलत है। अभी इसको आगे हम देखते हैं कि क्या इसमें सही होना चाहिए। फिर शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। यहाँ पर भी गलती है, यहाँ पर लिखा है उस पर गोली चलाई, वह शेर 2 बार आ रहा है, और जबकि जो है शेर पहले से आना चाहिए था। आपका दर्शन करने आया हूँ, ये भी सब जो है गलत है। विद्यालय के छात्र गेंद खेल रहे थे, ये जो है यहाँ पर वाक्य सही है। अब क्या गलतियाँ थी उसको यहाँ पर देखते हैं। कोने पर खड़े पेड़ के फल मीठे हैं, बिल्कुल सही। शिकारी ने उस पर नहीं होके शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, अब ये जो है करेक्ट हो गया। आपके दर्शन करने आया हूँ, तो यहाँ आपका की जगह जो है आपके दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सम्मान सूचक जो है प्रयोग किया जाएगा शब्द का। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में तिरंगा फहराए जाने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2018 को द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नए नामों की घोषणा की थी। इसमें से नील द्वीप का नया नाम क्या है? तो तीनों ही द्वीप के नाम बदले गए थे। तो नील द्वीप का जो नाम बदला गया है, नील द्वीप को क्या नाम दिया गया है? शहीद द्वीप। अन्य द्वीपों के नाम क्या बदले गए हैं? तो रॉस द्वीप जो इसमें से था, रॉस आइलैंड, उसका नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप।
नील द्वीप का जो है शहीद द्वीप हो गया, और हैवलॉक द्वीप जो था इसका नाम जो है स्वराज द्वीप रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हीरा लाल यादव का 93 वर्ष आयु में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हीरा लाल यादव जी जो है लोक गायक थे, और किस विधा के लोक गायक थे? वो जो है भोजपुरी लोक गायक थे। उनका वाराणसी में निधन हुआ। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 2015 में यश भारती व 2019 में केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए एक एक करके कथन को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जो है उसको बाध्य कर दिया गया है इसके लिए। निलंबनकारी वीटो का अधिरोहण विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। ये भी जो है कथन बिल्कुल सही है। रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ये भी जो है कथन सही है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, और वह स्वायत्त जिलों के गठन एवं पुनर्गठन की भी शक्ति रखता है। तो इसमें जो है डी में क्या है, पहला पार्ट जो है इसका ये सही है, यानी राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, लेकिन वह स्वायत्त जिलों के गठन और एवं पुनर्गठन की भी शक्ति रखता है, ऐसा जो है कहना गलत होगा। तो स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने की शक्ति जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल के अधीन रहती है, ना कि राष्ट्रपति के अधीन। अब यहाँ पर वीटो की बात चली है, तो वीटो जो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीटो पर जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं, पूरा डिटेल इसका समझते हैं। तो सबसे पहले एक होता है विशेषित वीटो, जिसको हम मॉडिफाइड वीटो कहते हैं। इस प्रकार के वीटो का विधान मंडल द्वारा बहुमत द्वारा रद्द कर सकता है, यानी विधानमंडल चाहे तो राष्ट्रपति के इस तरह के वीटो को रद्द कर सकता है अपने बहुमत से। अमेरिका में राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने परामर्श के साथ 10 दिन के भीतर लौटा देता है। यदि दोनों सदन उस विधेयक को 2/3 बहुमत के साथ पुनः पारित कर देते हैं तो वीटो जो है अपने आप रद्द हो जाता है। भारत में बहुमत की उपेक्षा नहीं की जाती है और दोनों सदन विधेयक को फिर से पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति उस पर विधेयक पर अपनी अनुमति रोक नहीं सकता है। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति द्वारा विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 में दिए गए उपबंधों से वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो के अलावा 3 वीटो शक्तियां हैं, यानी जो विशेषित वीटो है ये जो है भारत में प्रचलित नहीं है। भारत में जो है उसकी बात करते हैं तो पहला वीटो है आत्यांतिक वीटो, जिसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को सीमित रूप से आत्यांतिक वीटो की शक्ति प्राप्त है तथा यदि किसी प्राइवेट सदस्य का विधेयक हो और मंत्रिपरिषद की सलाह उसके पक्ष में ना हो तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है। तो ये केवल प्राइवेट सदस्य के मामले में नहीं, एक और मामले में भी होता है। तो दोनों मामलों को हम देख लेते हैं किसमें जो है एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग होता है। तो सामान्यतः ये 2 मामलों में होता है। पहला तो गैर सरकारी सदस्य जो सदन का होगा, अगर उसके द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल उसके पक्ष में नहीं है तो राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग कर सकता है। दूसरे, सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, यानी कोई विधेयक जो है पारित हो गया, राष्ट्रपति के बाद गया और उसी बीच जो है ऐसा घटनाक्रम आ जाए कि मंत्रिमंडल जो है त्यागपत्र दे दे, सरकार गिर जाए, तो ऐसी स्थिति में एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। उसके बाद निलंबनकारी वीटो की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में सस्पेंशन वीटो कहते हैं। जब कोई कार्यपालिका वीटो इस प्रकार का होता है कि विधानमंडल का सामान्य बहुमत उसका अध्यारोहण कर सकता है। तो जिस प्रकार से हमने विशेषित वीटो शुरू में पढ़ा था, वहां पर भी विधानमंडल उसका अध्यारोहण कर सकता था, तो उसे हम निलंबनकारी वीटो कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो भी है। वह धन विधेयक तथा संविधान संशोधन से भिन्न किसी भी विधेयक को पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ संसद को लौटा सकता है। पॉकेट वीटो जो काफ़ी फेमस है, इस वीटो में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है ना उसको अस्वीकृत करके वापस भेजता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो जो है सबसे प्रभावी रूप में है।
जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। अनुच्छेद 111 में सिर्फ इतना लिखा है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा विधेयक को यथाशीघ्र लौटा देगा। इसमें कोई भी निश्चित अवधि नहीं बताई गई, केवल यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका लाभ उठाकर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनंत काल तक अपने पास रोक सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? यानी पूर्ण अवधियों का मतलब जो है 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल किया था। तो इसमें से आप जानते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन्होंने 2 पूरी अवधि तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद का जो है पद संभाला था। 1952 से 57 तक पहली बार, और उसके बाद 1957 से 1962 तक, यानी लगातार जो है 10 वर्षों तक ये उपराष्ट्रपति बने रहे थे। राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं, के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। साथ ही 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, एक पहली शर्त ये हो गई। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो ही, और वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदन होने चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो। अगला प्रश्न, भूकंप का पता लगाने व चेतावनी जारी करने वाली एक प्रणाली किस राज्य में स्थापित की गई है? तो भूकंप का पता लगाने और उसके संबंध में एक चेतावनी वाली प्रणाली जो है उत्तराखंड राज्य में लगाई गई है। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां भूकंप का पता लगाने व चेतावनी जारी करने वाली एक प्रणाली स्थापित की गई है। इटली की कंपनी स्पेस डायनेमिक्स द्वारा निर्मित की गई इस प्रणाली की विशेषता यह है कि यह 5 या उससे अधिक परिमाण का भूकंप आने की स्थिति में 1 से 40 सेकंड पूर्व की चेतावनी जारी कर देता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के ठंडी होने पर सर्वप्रथम किन चट्टानों का निर्माण हुआ? तो आपने पढ़ा होगा भूगोल में कि पृथ्वी एक समय में बिल्कुल आग का जो है दहकता हुआ गोला था, फिर धीरे धीरे ठंडी होती गई, फिर यहाँ पर चट्टानें बनी। तो यहाँ पर चट्टानों का एक निश्चित क्रम है। तो सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हुआ ये हमको बताना है। तो सबसे पहले जो है आर्कियन क्रम या आर्कियन श्रेणी की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी पर हुआ था। पृथ्वी के ठंडी होने पर सर्वप्रथम आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। इसका विस्तार जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार अर्थात झारखंड तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर है। अब भारत में हमने आर्कियन की बात कर ली, लेकिन आर्कियन के अलावा भी जो है किस क्रम में चट्टानों का जो है भारत में निर्माण हुआ, यानी कौन सबसे पुरानी है, कौन सबसे नई है। तो प्राचीन से नवीन की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन आर्कियन है, उसके बाद धारवाड़ है, उसके बाद कुड़प्पा श्रेणी, फिर विंध्यन श्रेणी, फिर गोंडवाना जो है, उसके बाद जो है डेक्कन ट्रैप। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इस तरह का कभी कभी जो है कालक्रम या जो है सुमेलन में पूछा जा सकता है। जहां आर्कियन चट्टानें पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, वहीं पर जो है धारवाड़ जो है सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। तो अगर हम अवसादी चट्टानों की बात करें तो उसमें सबसे प्राचीन जो है धारवाड़ क्रम की हैं। अगला प्रश्न, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है एक एग्जाम में, अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से जानते होंगे। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब के जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग में प्रचलित पापों से दूर रहता था। इस कारण उसके समकालीन उसे शाही दरवेश मानते थे तथा जिंदा पीर कहते थे। यहीं पर एक फैक्ट ये भी देख लेते हैं कि औरंगजेब का जो शासन चल रहा था उस समय भारत में आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन से? तो एक थे बर्नियर, ये कौन थे? फ्रेंच डॉक्टर थे। मनुची आया था उस समय, वो इटली का नागरिक था। जीन चिटनॉट आए थे, ये फ्रांस के थे। और रेमोल्ली कोरेरी आया था, ये इटली का नागरिक था जो बीजापुर में आया था। अगला प्रश्न,
कौन सा सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह, या कहीं कहीं पर आप सच्चा पादशाह शब्द का प्रयोग देखेंगे, दोनों एक ही होता है। तो कौन सा सिख गुरु स्वयं को सच्चा पादशाह कहता था? तो इसमें सही उत्तर क्या है? गुरु अर्जुन देव। सिखों के जो 5वें गुरु थे, उन्होंने श्री गुरु अर्जुन देव ने उन्होंने जो है स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। सिख धर्म के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव ने 1551 से 1606 जिनका जीवन काल था, इन्होंने ही संकलित किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था, और ये किस क्रम के थे? 5वें सिख गुरु थे। और ये पहले ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने शहीदी प्राप्त की थी, क्योंकि इनको जो है जहांगीर ने मृत्युदंड दिया गया था, तो इनको शहीद माना गया। गुरु अर्जुन मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे, और इन्हें जहांगीर ने 1606 में मरवा दिया था खुसरो को सहायता करने के इल्जाम में। सिख धर्म में इन्हें सिखों का सरताज के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही करवाया गया था। अगला प्रश्न, मेसेंट्री अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, साल 2 साल पहले ये शब्द जो है। तो मेसेंट्री के संबंध में सही कथन क्या है? यह मानव शरीर में खोजा गया एक अंग है। यह अंग मानव के पाचन तंत्र में स्थित है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ये पाचन तंत्र से संबंधित खोजा गया एक नया अंग है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मेसेंट्री की खोज के बाद मानव शरीर में अंगों की संख्या कितनी हो गई है? 79 हो गई है। ये भी याद रखिएगा, जिस तरह से आप लोग हड्डियों की संख्या याद रखते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मानव शरीर में जो है आधिकारिक रूप से अंग कितने हैं। तो अंग जो है पहले 78 होते थे, मेसेंट्री उसमें जुड़ गया, अब जो है 79 कुल अंग हो गए हैं। आयरलैंड की लाइमरिक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर जे.के. कॉफरी ने इस अंग की खोज की है। कॉफरी ने इस अंग की खोज 2012 में ही कर ली थी, लेकिन उस समय इसे पेट, आंत, स्प्लीन और पैनक्रियाज को जोड़ने वाला अलग भाग माना जाता था। अतः काफरी और इनकी टीम ने कई वर्षों तक मेसेंट्री का अध्ययन किया। अंततः काफरी ने अपने अध्ययन में पाया कि यह एक निरंतर और संपूर्ण अंग है, यानी ये एक नया अंग है। मेसेंट्री के पुनर्वर्गीकरण के निष्कर्ष को लेसेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी नामक शोधपत्र में प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न, लिसिस्टर ये किस पशु की एक प्रमुख नस्ल है? तो लिसिस्टर जो है एक उन्नत किस्म की भेड़ होती है। भेड़ की और प्रजातियां कौन सी होती हैं? भदखाह, गुरेज, मेरिनो और लिसिस्टर, ये सभी जो है भेड़ की प्रमुख नस्लें या प्रजातियां हैं। गाय के बारे में बात करें तो जर्सी, साहीवाल और कांकरेज। भैंस की प्रजातियां सुरती, जफराबादी, भदावरी और मुर्रा भैंस। बकरी की जो है मैसाना, पश्मीना और गद्दी, ये सभी जो है इनकी प्रमुख नस्लें हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू खर्च की भिन्नता का वर्णन करता है? तो इस वक्र को हम क्या कहते हैं? इस वक्र को हम एंजिल वक्र या एंजिल कर्व के नाम से जानते हैं। एंजिल वक्र बताता है कि परिवार की आय में परिवर्तन होने पर किसी विशेष सेवा या वस्तु पर होने वाले व्यय में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। जर्मनी के जो है सांख्यविद थे इर्नस्ट एंजिल, उन्होंने जिनका काल था 1821 से 1869 तक, इन्हीं के नाम पर जो है इस वक्र का नामकरण किया गया है। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, लारेंज वक्र के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो लारेंज वक्र का प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री डॉक्टर मैक्स लॉरेंज के द्वारा किया गया था। लॉरेंज वक्र जो है संपदा वितरण का ग्राफ रूप प्रदर्शन करता है, जिसमें एक सीधी तिर्यक रेखा संपदा वितरण की पूर्ण समानता को प्रदर्शित करती है। लॉरेंज वक्र उसके नीचे होता है जो आय का वास्तविक वितरण दर्शाता है। सीधी रेखा और वक्र के बीच का जो ये अंतर होता है, यही संपदा वितरण की असमानता को दर्शाता है, जिसकी व्याख्या गिनी गुणांक के द्वारा की जाती है।
अब इस वक्र की बात चली है तो इसको समझ लीजिए, ये क्या है, आय वितरण का जो है निरपेक्ष समता रेखा है, यानी ऐसे होना चाहिए कि ये बिल्कुल सीधी रेखा रहे बी से डी तक। लेकिन जो लॉरेंज वक्र है, यानी जो वास्तविक आय का या संपदा का वितरण है, वो एक कर्व के रूप में आता है, जो आप इस लाइन से देख सकते हैं। तो इसी जो है, जो आय की इस वक्र की जो लोचशीलता है, इसको हम जो है गिनी गुणांक में माप लेते हैं और उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि आय वितरण में समाज में किस प्रकार की असमानता व्याप्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से एक एक करके देखते हैं। किसी उद्यम की पूंजी के स्टॉक में योगदान निवेश कहलाता है। तो किसी उद्यम की पूंजी के स्टॉक में अगर जो है योगदान किया जाए तो उसे हम निवेश या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। मशीनरी, फैक्ट्री, भवन जैसी स्थायी संपत्ति में योगदान स्थायी कारोबार निवेश कहलाता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। माल के गैर योजनागत संग्रहण को उद्यम द्वारा किया गया निवेश व्यय कहते हैं, तो ये भी जो है सही है। इस तरह से सारे ही विकल्प इसमें सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन यानी अशुद्ध कथन कौन सा है, वो हमको चुनना है। कंप्यूटर अशुद्धि को, यानी कंप्यूटर में जो फॉल्ट्स आती हैं उनको एक टर्म दिया जाता है बग, तो इनको जो है कंप्यूटर की गलतियों को या अशुद्धियों को बग कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये। फ्लॉपी का साइज 2.25 इंच इंटू 5.25 इंचेज होता है, बिल्कुल सही है। एक बाइट बराबर 4 बिट्स होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि एक बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट होता है, इसलिए सी कथन जो है यहाँ पर गलत है। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है, कर्सर कहलाती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सी। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। एक बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर होता है और 1 केबी जो है 1024 बाइट के बराबर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम सीधे सीधे सही कथन की ही बात कर लेते हैं। जो गलत कथन है उनका सही क्या होगा वो हम व्याख्या में देखेंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जानकारी बांटने के लिए आपस में जोड़ने को क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ सही है। बाकी कथनों में क्या गलती है उसको भी देख लेते हैं। एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, एक्यूलेटर कहा जाता है। अधोरेखांकित यानी अंडरलाइन पाठ्य जैसे पाठ्य और फोल्डरों के नाम को क्या कहते हैं, हम हाइपर लिंक कहते हैं। दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स, फिल्म, चित्र और फोटोग्राफ को फाइल सर्वर में भंडारित किया जाता है। तो ये तीनों ही फैक्ट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,283 किलोमीटर स्क्वायर है और उत्तर प्रदेश का 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। इस दृष्टि से क्षेत्रफल जो है भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का 7.33% होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किसमें पाया जाता है, सोनभद्र में, जो कई सालों से जो है सोनभद्र ही जो है प्रतिशतता की दृष्टि से टॉप पर है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशतता की दृष्टि से जिले कौन से हैं? सबसे ऊपर है सोनभद्र, उसके बाद चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट। वहीं पर न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो प्रतिशत के क्रम में दिया गया है, भदोही, जिसका दूसरा नाम संत रविदास नगर है, यहाँ पर सबसे कम जो है प्रतिशत वन है। उसके बाद मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब इस दिवस से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं। 26 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया। इसकी मुख्य विषय या थीम क्या थी, इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। इसका उद्देश्य क्या था, बौद्धिक संपदा के अधिकार जैसे
पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट इत्यादि के प्रति लोगों को जागरूक करना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो ने वर्ष 2000 में प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यानी कभी पूछा जाए कि ये दिवस यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है कब से शुरू हुआ था, तो वर्ष 2000 में जो है इसको मनाने की घोषणा की गई थी। गौरतलब है वीपो संयुक्त राष्ट्र के 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है और वीपो की जो स्थापना हुई थी वो 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा जो विकल्प में दिए थे दिवस, 23 मार्च को क्या होता है? ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। साथ ही जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स फेमस बुक है, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी है हेराल्ड लास्की ने। आपने जरूर सुना होगा इस बारे में। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, सिद्धांतवादी और अर्थशास्त्री लेखक हेराल्ड लास्की की कृति है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोगों ने आज इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, उसकी व्याख्या देखी। जो है आप निश्चित रूप से जो है जब एक बार देख लें तो इसको जो है दोबारा जरूर देखा करिए, जिससे ये जितना भी आपके सामने फैक्ट जो है व्याख्या के फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है वो आपको याद हो सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सेम उस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, इसलिए क्वेश्चन का आंसर याद रखना और साथ में व्याख्या में जो पॉइंट बताए जा रहे हैं उसको याद रखना, उसका नोट्स बनाना जो है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।